एवरीवन, वेलकम बैक टू वानी कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग सीटेट पेपर 2 सब्जेक्ट कंसर्न सामाजिक अध्ययन के लिए एनसीईआरटी की बुक का नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर हमारा क्लास 7 की ज्योग्राफी से है। क्लास 7 की ज्योग्राफी का ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है और इसके बाद चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट करते ही आपकी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम लोग पॉलिटी करेंगे। इसके पहले हम लोग क्लास 6 की पॉलिटी और ज्योग्राफी ऑलरेडी कर चुके हैं। तो देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है मानव पर्यावरण और उसकी अन्योन्य क्रिया के बारे में, यानी कि मानव जो है अपने पर्यावरण से किस तरह से इंटरेक्ट करता है, ये आपको पढ़ना है। और ये आपको दो भागों में पढ़ना है, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय। तो यहाँ पे उष्ण और उपोष्ण कटिबंध का एक एक एग्जाम्पल देकर आपको वहाँ की जीवन शैली, वहाँ की खेती कृषि, वहाँ के पशु पक्षी जानवर और वहाँ की जो अलग अलग प्रजातियां हैं उनके बारे में इस चैप्टर में आपको बताया गया है। लेकिन इससे पहले आपको उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश का पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है। तो इस पृथ्वी पे आप सभी को पता है कि बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा भूमध्य रेखा है और इसके दोनों साइड 23.5 डिग्री पर यहाँ पर आपको कर्क रेखा और यहाँ पर मकर रेखा देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जो आपकी भूमध्य रेखा है इसके पास 10 डिग्री तक के जो प्रदेश हैं इनको हम उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कहते हैं। और इसके ऊपर जो प्रदेश हैं यहाँ पर ये सारे मिलाकर 23 डिग्री से 64 डिग्री या फिर यहाँ तक कि ये प्रदेश जो है आपको उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश कहलाते हैं। कर्क रेखा के ऊपरी भाग के जो आपके ये आर्कटिक और अंटार्कटिक वर्त है, इनके बीच का क्षेत्र जो है आपको उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय कहलाता है, जबकि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री तक उष्ण कटिबंधीय माना जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर में वापस से जैसे कि इंट्रोडक्शन एनसीईआरटी करवाता है आपका एज ए स्टोरी, आपको एक स्टोरी बताई गई है जिसमें कि एक बच्ची है रेणुका, जिसके चाचा जी जो हैं वो फोटोग्राफर हैं और वो अलग अलग तरह के वन्य जीव प्राणियों की फोटो कलेक्ट करते हैं। और जो रेणुका है वो भी इन वन्य जीव प्राणियों में इंटरेस्ट लेती है। तो उसके चाचा हमेशा उसको बताते रहते हैं कि किस तरह अलग अलग भागों में लोग कैसे रहते हैं और अलग अलग भागों की तस्वीरें जो हैं उसको आकर्षित भी करती थी। तो यहाँ पे कुछ अलग अलग देखिए तस्वीरें भी दिखाई गई हैं जो अलग अलग लोगों से, अलग अलग कल्चर से जो है संबंधित है। यहाँ पे आप अफ्रीकन्स को देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ अलग हैं, यहाँ पे कुछ अलग हैं, तो सब कुछ अलग अलग दिखाए गए हैं। देखिए यहाँ पे टाइटल लिखा भी है, विश्व के विभिन्न भागों के निवासी। तो उसके चाचा जी उसको बताते हैं कि इन तस्वीरों में जो तुम लोग देख रही हो ये कुछ शुष्क रेगिस्तानों से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों से हैं और कुछ गर्म एवं नम वर्षा वनों से हैं। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं। रेणुका को क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे रहन सहन पर, हमारे अलग अलग रेसेस पर जो है हमारे इन्वायरमेंट का फर्क पड़ता है। तो हमारे जो भोजन, कपड़ा और मकान है, हमारी जो मूल आवश्यकताएं हैं वो भी अलग अलग हो जाती हैं क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट अलग अलग रहता है। वे लोग प्रकृति के करीब रहते हैं और जीवन की शुरुआत से ही वो लोग प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। तो इस तरह की कुछ बातें जो हैं आपस में रेणुका और उसके चाचा ने की। अब यहाँ पे हम सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय जो प्रदेश हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में हमें एग्जाम्पल देकर बताया गया है अमेजन के वनों का। आप लोग सभी को पता होगा कि अमेजन के वनों को हम पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं और यहाँ पे आपको अमेजन के वनों के जीवन के बारे में पढ़ना है। लेकिन इससे पहले ब्लू बॉक्स मतलब रट डालना है और ब्लू बॉक्स में आपको बताया गया है कि अमेजन को इसका नाम कैसे मिला। तो जब स्पेन के जो खोजकर्ता हैं उन्होंने यहाँ इस तरह के एक नए स्थान की जो है खोज की, तो वहाँ पर उनको अपने सिर पर कुछ सुरक्षा कवच, हेड गियर और घास के स्कर्ट पहने जो स्थानीय आदिवासी थे उन्होंने उन पर आक्रमण कर दिया। और जो ये स्थानीय आदिवासी थे इनको देखकर जो स्पेन के खोजकर्ता थे उनको याद आए एक महिला योद्धाओं की जिनको नाम से जाना जाता था अमेजन्स। और ये जो अमेजोन्स महिला योद्धा थी ये रोमन साम्राज्य से संबंधित थी और इस आक्रामक समूह की याद दिलाने से यहाँ का नाम अमेजन पड़ गया। तो ये किसने दिया? ये स्पेन के खोजकर्ताओं ने दिया। और क्यों दिया? क्योंकि इन लोगों ने जो है स्पेन के खोजकर्ताओं को
महिलाएं जो थी योद्धा, उनकी याद दिलवा दी थी, जिनको कि हम अमेजोन्स नाम से जानते थे। अब चलिए हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले कहा गया है कि मानचित्र देखें, मानचित्र हम अभी देख लेंगे। तो उष्ण कटिबंधीय जो प्रदेश हैं, ये कर्क रेखा और मकर रेखा, देखिए फ्रेंड्स, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों ध्रुवों में जो है ये पाए जाते हैं। सॉरी, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों ही गोलार्धों में ये क्षेत्र जो है पाए जाते हैं। और जो ये क्षेत्र है भूमध्य रेखीय प्रदेश, ये जो है 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य होता है। कहाँ से? 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री साउथ में, ये आपका भूमध्य रेखीय प्रदेश होता है। होप आप समझ गए होंगे मैं कौन सी बात कर रही हूँ। और जो अमेजन नदी है वो यहीं से होकर बहती है। तो अमेजन नदी 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के मध्य बहती है। ध्यान दें कि पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में गिरती है। अब आपको मैप देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है ये आपकी यहाँ से निकलकर, पूर्व से निकलकर, और जो ये है यहाँ पे अंध महासागर यानी अटलांटिक महासागर, तो यहाँ पर ये जो है गिर जाती है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जिस स्थान पर किसी नदी में कोई अन्य जल राशि मिलती है, या फिर आप कह सकते हैं ये मुख्य नदी है और इसमें बहुत सारी जो है नदियाँ मिलती हैं, या फिर जहाँ पर बहुत सारी नदियाँ यहाँ पर आकर एकत्रित हो जाती हैं, तो इसको हम कहते हैं मुहाना। जब ये कहाँ सागर से मिलने वाली होती है तो ये होता है मुहाना। अमेजन में बहुत सारी सहायक नदियां आकर मिलती हैं और इसके बेसिन का निर्माण करती हैं। तो बेसिन क्या कहलाता है? बेसिन वो पूरा क्षेत्र होता है जिसमें मुख्य नदी के साथ साथ उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र भी शामिल होता है। इस नदी बेसिन में जो है ब्राजील के भागों, पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला, ये सारे क्षेत्र शामिल हैं। देखिए फ्रेंड्स, इन क्षेत्रों के नाम याद रखने से अच्छा है आप याद रखें कि साउथ अमेरिका में जितने भी कंट्री हैं उनमें से 4 कंट्री ऐसे हैं जिनमें कि अमेजन नदी नहीं बहती है, और वो 4 कंट्री आप लोग रख सकते हैं CA यूपी से याद। मैंने रखा है कि अमेजन का CA यूपी में नहीं है, ये मेरी ट्रिक थी। तो C से आपका चिली, A से अर्जेंटीना, U से उरुग्वे और P से प्रागवे, ये 4 कंट्री ऐसे हैं जहाँ पर आपके अमेजन के जो हैं फॉरेस्ट और अमेजन नदी का बेसिन नहीं पाया जाता है। अब यहाँ पे आपको बताया गया है सहायक नदियों के बारे में। तो सहायक नदियाँ मैंने आपको बता दिया कि ये छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वही उसका बेसिन या जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। आपसे स्टेटमेंट बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये याद रखना है। इसके बाद अमेजन जो बेसिन है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? ये अमेजन नदी का बेसिन है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है अमेजन नदी बेसिन की जलवायु के बारे में। तो यहाँ की जलवायु जो है पूरे वर्ष गर्म एवं नम जलवायु बनी रहती है। यानी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ऋतुओं के अनुसार जलवायु परिवर्तन होता है, यहाँ वर्ष भर एक समान जलवायु गर्म और नम जलवायु बनी रहती है। यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों में ही लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र होता है। यानी कि जो मौसम है वो भी दिन रात में समान रहता है, और शरीर में जो आर्द्रता है और गर्माहट है उसके कारण चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वो भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। तो यहाँ पे बिना किसी पूर्व चेतावनी के लगभग डेली वर्षा होती है। दिन का तापमान उच्च और आर्द्रता अति उच्च रहती है, लेकिन रात के समय तापमान तो कम हो जाता है जबकि आर्द्रता जो कि तो बनी रहती है। तो इससे जो है मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सा कथन अमेजन की जलवायु से के संबंध में सही नहीं है। तो यहाँ पे आपको देख लेना है, इससे संबंधित 4 से 5 कथन है कि यहाँ की जलवायु पूरे वर्ष गर्म और नम है। यहाँ दिन और रात का मौसम जो है समान रूप से गर्म और आर्द्र होता है। शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है, बिना किसी पूर्व चेतावनी के डेली वर्षा होती है, और यहाँ पर दिन का तापमान उच्च जबकि रात के समय तापमान कुछ कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता समान रूप से बनी रहती है। अब हम अमेजन नदी में पाए जाने वाले जो वर्षा वन है उनकी विशेषताएं देखेंगे। तो इस क्षेत्र में जो है अत्यधिक वर्षा के कारण सघन वन पाए जाते हैं, और ये वन इतने सघन होते हैं, इतने घने होते हैं कि यहाँ पर पेड़ों की पत्तियों और शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश जो है वो धरातल तक नहीं पहुँच पाता
और इसी कारण से यहाँ पर जो है केवल वही वनस्पति यहाँ पे होती है जिनमें छाया में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है या छाया में बढ़ने की क्षमता होती है, और उसमें होते हैं कुछ परजीवी पौधे जिनको आप कह सकते हैं बैक्टीरिया, जिनका नाम है आर्किड और ब्रोमेलाइड। तो ये याद रखना है कि आर्किड और ब्रोमेलाइड जो है, ब्रोमेलाइड, ये अमेजन के वर्षा वनों में पाए जाते हैं। और ये क्या है? ये परजीवी पौधे हैं। अच्छा, ये यहीं क्यों उगते हैं? क्योंकि इनमें जो है वो छाया में पनपने की क्षमता होती है। अब यहाँ पे प्राणी के बारे में देख लेते हैं कि प्राणी कौन कौन से होते हैं। तो वर्षा वनों में प्राणी जात की भी प्रचुरता होती है। इसमें कुछ पक्षी हैं। नंबर 1 टूकन, गुंजन पक्षी और रंगीन पक्षती वाले मकाओ। मकाओ भी यही का एक पक्षी है। और भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले, देखिए यहाँ पे बड़ी चोंच वाले पक्षी पाए जाते हैं जो भारत के पक्षियों से अलग होते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्राणी भी पाए जाते हैं जिनमें कि आपका बंदर, स्लोथ के बारे में आपने क्लास 5th की या 4th की एनसीईआरटी में पढ़ा है। चींटी खाने वाले टैपीर, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चींटी खाने वाले टैपीर, सरीसृप और सांप की विभिन्न प्रजातियों में यहाँ पे मगरमच्छ, सांप, अजगर, एनाकोंडा और बोआ। देखिए हमने परजीवी देखे हैं। परजीवी में कौन कौन से, यहाँ पे देख लीजिए आप, परजीवी हैं यहाँ पे आर्किड और ब्रोमेलाइड। इसके अलावा पक्षियों में टूकन, गुंजन, मकाओ, ये कुछ पक्षी हैं। प्राणियों में स्लोथ, बंदर, चींटी खाने वाले टैपीर, सांप और सरीसृप में एनाकोंडा और बोआ, ये कुछ जो है प्रजातियां जो मुख्य रूप से पाई जाती हैं यहाँ पे। इसके अतिरिक्त यहाँ पे हजारों कीड़े मकोड़े निवास करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट यहाँ का जीव है, वो है मांस खाने वाली मछली पिरान्या। ये जो मांस खाने वाली मछली पिरान्या है, ये भी जो है अमेजन नदी में पाई जाती है। इसके अलावा बहुत सारी मछलियों की प्रजातियां भी यहाँ पर पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है, यानी कि यहाँ पर जैव विविधता की समृद्धता पाई जाती है। अब यहाँ पे ब्रोमेलाइड के बारे में कुछ फैक्ट दिया गया है जिसको कि आपको अच्छे से देख लेना है। ब्रोमेलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में क्या करता है, जल को सिंचित रखता है। और मेंढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रोमेलाइड पौधे के बारे में या ब्रोमेलाइड के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, और वहाँ पे दिया जाएगा कि एक पौधा है जो अमेजन के नदियों में पाया जाता है या अमेजन के वर्षावनों में पाया जाता है, जो अपनी पत्तियों में जल को सिंचित रखता है। और मेंढक जैसे, यहाँ पे प्राणी का नाम बदल देंगे कि फला प्राणी यहाँ पर अंडा देने के लिए इसका उपयोग करते हैं, और यही स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरह के स्टेटमेंट ही सीटेट में पूछे जाते हैं। आपको इसके बारे में सारे स्टेटमेंट याद रखने हैं। अब वर्षावन के निवासी यानी जो अमेजन है, अमेजन नदी का बेसिन है, अमेजन के फॉरेस्ट है, वहाँ पे कौन कौन से जो है निवासी निवास करते हैं। तो यहाँ पे जो भी निवासी निवास करते हैं वो यहाँ के जो पुरुष हैं वो शिकार करते हैं, नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि यहाँ की महिलाएं जो है फसलों का ध्यान रखती है। अब यहाँ पर फसलें उगाते क्यों हैं? तो फसलों को यहाँ पे उगाते हैं भोजन के लिए, और वर्षा के जो वन होते हैं उनको काट कर ये फसलें उगाते हैं। अब जो ये फसलें उगाते हैं उसकी एक पद्धति ये यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं कर्तन एवं दहन की पद्धति, जिसको कि भारत में झूम खेती के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, हालांकि आप लोगों ने अगर क्लास 5 तक की एनसीईआरटी पढ़ी है तो इसको आपको पता होगा कि किसान पहले वृक्षों और झाड़ियों को काट कर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है और जलाने से जो पोषक तत्व हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं। फिर इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है और फिर इसको ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़कर फिर से किसी नए स्थान को साफ किया जाता है और पुराने खेतों में जो छोटे मोटे वृक्ष उगाते हैं वहां पर फिर से जो है वन बन जाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ हो जाती है और लोग फिर से इसका उपयोग कर लेते हैं। तो ये एक साइकिल जो है कर्तन एवं दहन पद्धति से कृषि करने का बना रहता है। अब यहाँ पे जो मुख्य भोजन है वो देख लीजिए, टैपियोका, अनानास और शकरकंद यहाँ पर उगते हैं। क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, ऐसे में महिलाएं अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। यहाँ का प्रमुख आहार मैनियोक, ये ध्यान रखना है
मैनियोक है जिसको कि हम कसावा भी कहते हैं, और ये आलू के जैसा होता है। तो मैनियोक किसके जैसा है? आलू के जैसा। अन्य नाम कसावा, और ये आलू की तरह जमीन के अंदर पाया जाता है। अब ये लोग चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। तो चींटियों की रानी को भी ये लोग खा जाते हैं और अंडकोश को भी खा जाते हैं। कॉफी, मक्का और कोको जैसी नकदी फसल। तो अमेजन वर्षा वनों की नकदी फसल कौन कौन सी है? कॉफी, मक्का और कोको, ये कुछ नकदी फसलें हैं। अब अमेजन के वर्षावन जो है अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं। तो यहाँ के जो फैमिलीज हैं वो मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग किस मलोक्का कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत जो है ढलान वाली होती है। तो दो तरह के घर आपको अमेजन के वर्षावनों में देखने को मिलेंगे। पहला मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घर, और दूसरा बड़े अपार्टमेंट टाइप के घर जिनको हम कहते हैं मलोका। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये तो पहले रहते थे, लेकिन वर्तमान में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, जैसे जैसे ह्यूमन की जो इच्छाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे अमेजन नदी के लोगों का जीवन भी चेंज हो रहा है। पुराने समय में जो अमेजन नदी के वर्षावन हैं, इनके अंदर पहुंचने के लिए नदी ही एकमात्र उपाय था, यानी कि आप नदियों में नाव के माध्यम से ही जा सकते थे। लेकिन 1970 में 1970 में यहाँ पे ट्रेन्स अमेजन महामार्ग बनने से वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। तो यहाँ पे सन आपको याद रख लेना है। और अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज और हेलीकॉप्टरों का उपयोग भी यहाँ पर किया जाने लगा है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ की जो मूल आबादी है उस क्षेत्र से निकलकर नए क्षेत्रों में बसना पड़ा, और जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती कर रहे हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब विकास की गतिविधियों के कारण अमेजन वर्षावनों को क्या नुकसान हो रहा है? यहाँ नुकसान सबसे पहला यही हो रहा है कि यहाँ की जो जैव विविधता है, जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन वर्षावन का एक बड़ा भाग लुप्त हो जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि वर्षावन के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है और जो सघन एवं वन है वो बंजर भूमि में बदल जाता है। यहाँ पे आपको प्रोसेस दिखाया गया है कि कैसे पहले ये हरा भरा क्षेत्र था, फिर यहाँ पे ह्यूमन ने रहना शुरू किया, कुछ फसलें उगानी शुरू की, तो ये वनों का क्षेत्र घटता चला गया। और जब ये इसी तरह से बहुत सारा क्षेत्र जो है मानव ने अधिग्रहण कर लिया, तो वर्षावन जो है एक कोने में सिमट कर रह गए हैं। तो ये कुछ एक प्रोसेस आपको समझाया गया है। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं उपोष्ण कटिबंध का। देखिए फ्रेंड्स, उष्ण कटिबंध का हम लोग देख चुके हैं, जो 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ के मध्य पाए जाते हैं। यहाँ की प्रमुख प्रजाति, पक्षी, यहाँ का प्रमुख भोजन और यहाँ के लोग, ये सब कुछ आपको पता चल गया है। अब हम लोग देखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन किस तरह होता है। तो इससे आप सभी फैमिलियर होंगे, क्योंकि गंगा नदी भारत की मुख्य नदी है जो भारत के उत्तरी क्षेत्र में बहती है, और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप से जो मतलब होता है वो कुछ 6 कंट्रीज से होता है। इसके बारे में आप लोग सर्च करेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं, और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए हम इसके बारे में देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है कौन कौन सी नदी? गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियां। अब ये जो क्षेत्र है, ये जो बेसिन है, ये उपोष्ण में 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ तक है। यहाँ पे दिशा पे ध्यान दीजिएगा कि ये नॉर्थ में ही है कम्प्लीटली, यहाँ पे साउथ का कोई मतलब नहीं है। ये 10 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ में है, और ये उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। इसकी सहायक नदियों में घाघरा, सोन, चंबल, गंडक और कोसी, जिसको बिहार का शोक कहा जाता है, ये सारी नदियां सम्मिलित हैं। जबकि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां जो है आपको कहा गया है एटलस में देखने के लिए। तो यहाँ पे दिबांग, सुबनसिरी, कुछ इस तरह की नदियां जो हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां भी होती हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरवन डेल्टा,
इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं? मैदान, पर्वत, हिमालय के गिरिपात और सुंदरवन डेल्टा। यहाँ पर आप देख सकते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन को। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो गंगा है यहाँ से, और यहाँ पे इसकी सहायक नदियाँ हैं। ये सबसे बड़ी सहायक नदी इसकी यमुना है, और ये कुछ यमुना की सहायक नदियाँ हैं। इसके अलावा इधर से आप देख सकते हैं कि ये चीन से निकलकर तिब्बत होते हुए आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है। इस ब्रह्मपुत्र नदी के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम हैं, जिनको कि हम ब्लू बॉक्स की हेल्प से देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि इसके मैदानी क्षेत्र में, किसके, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के बैमानी जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर चाप झीलें पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु मानसूनी है, जबकि आपने देखा कि अमेजन नदी के जो क्षेत्र हैं वहाँ की जलवायु गर्म एवं आर्द्र है। मानसून में मध्य जून से सितंबर मध्य के बीच यहाँ पर वर्षा होती है, और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी और शीत ऋतु में ठंड होती है। जबकि अमेजन में क्या था कि वर्ष भर जो है मौसम एक सा बना हुआ था। अब भारत का मानचित्र देखिए, उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ से गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। ये आपका होमवर्क है, आप लोग देख के कर सकते हैं, या फिर यहाँ देख लीजिए कि ये बहती है आपकी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जो आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़, बिहार और यहाँ पर पश्चिम बंगाल। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो इस बेसिन का क्षेत्र है वहाँ पर बहुत सारी स्थलाकृतियाँ भी पाई जाती हैं, और जनसंख्या वितरण, यहाँ पे एक चीज़ निकल के आती है, जो आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इस क्षेत्र के जो मैदानी भाग है वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और इसकी प्रमुख विशेषताओं में ये शामिल है। तो जो जनसंख्या का वितरण है इसमें हमारे इन्वायरमेंट की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए अनुकूल नहीं है बल्कि प्रतिकूल है। अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग ही रहते हैं, लेकिन जो मानव प्रयास है उसके लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त माने जाते हैं, और यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। अब जनसंख्या घनत्व होता क्या है, ये क्वेश्चन मेरे टाइम पे पूछा गया था। मैंने 2021 में भी सीटेट दिया था, तो तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। इससे तात्पर्य होता है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। अब यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि उत्तराखंड का जो जनसंख्या घनत्व है वो मात्र 189 है, क्योंकि उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र में है, जबकि पश्चिम बंगाल और बिहार का जो है वो 1029 और 1102। मतलब आप समझ सकते हैं कि मैदानी क्षेत्र में ये डेंसिटी कितनी अधिक है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में ये मात्र 17 पीपल पर जो है किलोमीटर है। अब देखिए यहाँ पे आगे इसकी विशेषताएं हैं कि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि है वहाँ का मुख्य व्यवसाय भी कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है, क्योंकि धान के लिए जो पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है वो इस क्षेत्र में पाया जाता है, और इसी क्षेत्र में जो है वर्षा भी जून से सितंबर के मध्य अच्छी होती है। इसके अलावा यहाँ पर गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना और बाजरा उगाया जाता है, जबकि यहाँ की नकदी जो फसल है वो गन्ना और जूट है। तो गन्ना और जूट ये यहाँ की नकदी फसलें हैं, जबकि अमेजन वर्षा वन की आपने देखा था कि कॉफ़ी वगैरह वहाँ की नकदी फसलें हैं। पश्चिम बंगाल और असम के चाय के बागान भी यहाँ पर मिलते हैं, जबकि बिहार और असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन भी किया जाता है। तो कहाँ पर किया जाता है सिल्क का उत्पादन? बिहार और असम में। मंद ढलान वाले पर्वतों और पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती है। अब ये वेदिकाएं क्या होती हैं ये हम बॉक्स में पढ़ेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जो आपकी यहाँ पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ हैं उसके अनुसार यहाँ पर अलग अलग तरह की वनस्पति भी पाई जाती है। अब आपको देखना है कि कौन कौन सी वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है। तो यहाँ पे सागवान, साखू, पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने घास के जो झुरमुट हैं वो पाए जाते हैं, और इसका जो डेल्टा क्षेत्र है, क्योंकि जो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है वो अलग अलग जो सब स्कोप्स हैं उनमें भी बटा हुआ है। तो यहाँ का जो डेल्टा क्षेत्र है वो मैंग्रोव वनों से घिरा हुआ है, जिसको कि आप सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं, और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की जो जलवायु है वो ठंडी है,
और तीव्र ढाल वाले भागों में यहाँ पर चीड़, देवदार और फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। तो चीड़, देवदार और चीड़, देवदार और फर जैसे जो शंकुधारी पेड़ हैं, ये आपके उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखिए फ्रेंड्स कि इस बेसिन में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव भी पाए जाते हैं। आपने अमेजन वर्षा वन के जीव भी देखे हैं। अब आप गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के जीव देखिए, इनमें हाथी, बाघ, हिरण और बंदर जो है वो सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो एक सींग वाला गैंडा है, जो कि आपका काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है, ये यहाँ की प्रमुख विशेषता है। और जो सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र है, यहाँ पर पाया जाता है आपका बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर के अलावा यहाँ पर जो नदी का साफ जल है, झील है और बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर जलीय जीव भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिनमें से कुछ मुख्य जो मछलियाँ हैं उनकी प्रजातियों के नाम है रोहू, कतला और हिल्सा। इसके अलावा आपने अमेजन वर्षा वनों की एक मछली पड़ी थी जो मांस खाने वाली थी, जिसका नाम था पिरान्या। और यहाँ पर जो गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान है उसकी प्रमुख मछलियाँ रोहू, कतला और हिल्सा। इसके अलावा यहाँ पर एक और मछली है जिसको आप जानते हैं, हमारी राष्ट्रीय जो जलीय जीव है उसके नाम से गंगा डॉल्फिन, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। मछली और चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। अब हमने सबसे पहले देखेंगे हम वेदिकाओं के बारे में कि वेदिकाएं होती क्या हैं। तो वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलान पर समतल सतह बनाने के लिए किया जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ कृषि करने के लिए वेदिकाओं का निर्माण होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है ताकि वर्षा का पानी सीधा नीचे ना बहे और ये अपने साथ फसलों को बहाकर ना ले जाए। जब ये इस तरह से बहेगा तो ये यहाँ से बहकर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से बहकर यहाँ। इससे क्या होता है, इससे फसलों को पानी भी मिल जाता है और ये कटान भी जो है नहीं करता है। तो वेदिकाओं का निर्माण ढलान वाले क्षेत्रों में कृषि करने के लिए किया जाता है। अब आपको देखना है डॉल्फिन के बारे में। तो गंगा ब्रह्मपुत्र के अलवण जल में, देखिए फ्रेंड्स, ये अलवण यानी शुद्ध जल में पाए जाने वाला जीव है, जो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव भी है और स्थानीय भाषा में इसको सुसु या फिर अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। इसकी उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है, क्योंकि ये शुद्ध जल में ही जीवित रह पाती है। रसायन की अधिक मात्रा वाले या गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इसकी प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक केस स्टडी दी गई है कि झीलें कैसे जीविका का साधन होते हैं। इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। पहले हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि गंगा ब्रह्मपुत्र के जो मैदान है वहाँ पर कई सारे बड़े शहर जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से भी प्लस है, ऐसे कुछ सिटीज इसके किनारे पर बसे हुए हैं, जैसे इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना और कोलकाता। कोलकाता इसकी मुख्य जो एक नदी है हुगली नदी, उसके किनारे पर बसा हुआ एक बंदरगाह है। और इन क्षेत्रों की जो आबादी है वो 10 लाख से ज़्यादा है, ये याद रखना है। और इन शहरों तथा यहाँ स्थित जो उद्योग हैं उनका गंदा पानी बहकर इस नदी को प्रदूषित कर रहा है। अब गंगा नदी के बेसिन में जो है वो यातायात का भी सुविकसित तंत्र उपस्थित है। इसमें यहाँ पर 4 सुमार्ग हैं। देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन में कितने यातायात के मार्ग हैं, 4। ये चीज आपको याद रखनी है। मैदानी इलाकों में लोग सड़क मार्गों और रेल मार्गों का प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए करते हैं, लेकिन नदी और तटीय क्षेत्रों में जो जल मार्ग है ये यातायात का एक प्रभावी माध्यम होता है। और इसका एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह या पत्तन है। और इसके मैदानी क्षेत्र में बहुत सारे जो हवाई पत्तन हैं वो भी मौजूद है। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को जो आपके पीएम नरेंद्र मोदी हैं इनके द्वारा शुरू किया गया था। अब गंगा नदी बेसिन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है पर्यटन। पर्यटन यहाँ की मुख्य विशेषता है और पर्यटन क्षेत्रों में आ जाते हैं यहाँ के आगरा में यमुना किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश और बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क। और जो आपके अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति है वो इस क्षेत्र के पर्यटन स्थल है। जबकि आपने देखा कि इस तरह के पर्यटन स्थल अमेजन के वर्षा वनों में नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हमने देखना है कि एक और ब्लू बॉक्स जिसमें कि सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने
और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को जो है स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे ये केस स्टडी आप देख लीजिए, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे क्या, हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के विभिन्न नाम। तो ब्रह्मपुत्र नदी को जो है आपको तिब्बत में जाना जाता है सांगपो या यरलुंग त्सांगपो नाम से। लेकिन अगर हम चीन की बात करें, चीन के मुख्य भूभाग की, तो चीन में इसको यरलुंग जैंगपो जियांग, ये नाम आपने शायद नहीं सुना हो। चीन में इसको यरलुंग जैंगपो जियांग नाम से जाना जाता है। और तिब्बत क्षेत्र का अधिग्रहण चीन ने ही कर लिया था। यहाँ पर इसको जाना जाता है सांगपो नाम से। अरुणाचल प्रदेश में अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो वहाँ पर आपको दिहांग नाम से जाना जाता है, जबकि दिबांग वहाँ पर एक अन्य नदी का नाम है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में इसको जाना जाता है जमुना नाम से। और इसी तरह गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में मिलकर एक नदी धारा बनाती है तब इनको कहा जाता है मेघना, और ये मेघना नाम से ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये कुछ इतने नाम आप अगर याद रख सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं रख सकते हैं तो इतना डीप क्वेश्चन अभी तक सीटेट में पूछा नहीं गया है, लेकिन इन फ्यूचर पूछा जा सकता है जैसे कि सीटेट का लेवल बढ़ रहा है। तो यहाँ पे एक केस स्टडी दी गई है जीविका के साधन के बारे में, जिसमें विनोद नाम के एक मछुआरे के बारे में बताया गया है जो बिहार के मतवाली मोन गांव में रहता है। और वह एक प्रसन्न व्यक्ति है और मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथियों के साथ एक मोन या चाप झील को साफ करके, देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स एक नाम दिया गया है चाप झील का अलग, मोन, और उसमें उगने वाले जो स्थानीय खरपतवार हैं, तो स्थानीय खरपतवारों का नाम देख लीजिए, वेलिनेरिया और हाइड्रीला, जो मछलियों का प्रमुख भोजन बनते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है, वह इस जमीन पर धान, मक्का और दलहन की फसलें बोता है। और साथ साथ क्या कर रहा है, साथ साथ कर रहा है वो मत्स्य पालन। खेत की जुताई के लिए वो भैंसे का उपयोग करता है। और वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं क्योंकि उनके पास आजीविका के साधन हैं। नदी में पकड़ने और खाने बेचने के लिए पर्याप्त मछलियाँ हैं, जिन्हें पकड़कर वो पास के शहरों में बेचते हैं। और ये समुदाय जो है प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है। प्रकृति इनको जीविकोपार्जन के साधन प्रदान करती है और ये लोग प्रकृति का संरक्षण करते हैं। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस नदी और इस झील तक नहीं पहुंचता, तब तक यहाँ पर मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं है। यानी कि जो हमारे शहर से निकलने वाले प्रदूषित पदार्थ हैं वो हमारे इस तरह की झीलों को जो है नष्ट कर रहे हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और क्लास 7 की ज्योग्राफी भी लगभग हमारी समाप्ति की ओर है। एक लास्ट चैप्टर और बचता है। तो चलिए हम इसके जो अभ्यास प्रश्नावली में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है टूकन क्या है। तो टूकन आपको पता है कि ये अमेजन के क्षेत्र में पाए जाने वाला एक पक्षी है। अब मेनियाक कहाँ का प्रमुख भोजन है। तो आपको पता है कि मेनियाक जो है वो आलू के जैसा होता है और ये जमीन में ही उगाया जाता है, जो कि अमेजन के वर्षा वनों में प्रमुख रूप से खाया जाता है। अब कोलकाता किस नदी के तट पर है। तो आपको पता है हुगली नदी के तट पर है। भागीरथी ये गंगा की जो है एक धारा है, जो गंगा अपने उद्गम स्वरूप में होती है। और ऑरेंज नदी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी, ये आपकी साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। देवदार एवं फर किसके प्रकार हैं। तो आपने पढ़ा कि देवदार और फर के जो वृक्ष हैं ये शंकुधारी वनों के प्रकार हैं, शंकुधारी वृक्षों के प्रकार हैं। और ये जो है उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। बंगाल के टाइगर कहाँ मिलते हैं। तो ये मिलते हैं सुंदरवन के डेल्टा क्षेत्रों में। अब यहाँ पे एक मैच द फॉलोइंग दिया गया है। तो सबसे पहले मलोका। देखिए फ्रेंड्स, सूती कपड़ों के बारे में मैंने इस चैप्टर में नहीं पढ़ा है, आपने ध्यान दिया है तो आप बता सकते हैं। हालांकि यहाँ पे मलोका आपको पता है कि मलोका क्या है। मलोका आपकी ढालू छत है। तो यहाँ पे ये 4th नंबर सही हो जाएगा। पिरान्या क्या है। पिरान्या एक मछली है। रेशम कीट जो है ये रेशम कीट से रेशम का पालन किया जाता है। और काजीरंगा जो है ये आपका असम में है। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप लोग अगर पेशेंस के साथ इसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो सीटेट में यहाँ से आने वाले आपके क्वेश्चंस बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। इसके अलावा आज का होमवर्क फिर से वही रहने वाला है
कि चैप्टर की समरी को सुनने के बाद, समझने के बाद आपको सीटेट के 5 प्रीवियस ईयर से आपको 5 से 6 क्वेश्चन इससे रिलेटेड निकालने हैं। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो चैप्टर समझने में आपको हेल्प मिलेगी और सीटेट में आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।